नमस्कार। आप सभी मित्रों को नमस्कार। अमन प्रकाशन समूह के पेज पर मैं अभी लाइव हूँ और जैसा आप सभी को पता है कि अमन प्रकाशन समूह इधर करीब 10 दिनों से एक प्रणयन करके एक कार्यक्रम उन्होंने फेसबुक लाइव का शुरू किया है और इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में वो देश भर के साहित्यकारों, लेखकों, कवियों को आमंत्रित करते हैं और उनके विचार किसी एक विषय पर इस प्रणयन कार्यक्रम में फेसबुक लाइव के जरिए रखते हैं। उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं और उसी कड़ी में आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं और आज का जो विषय है वो है अब आवाज़ सही आ रही होगी। एक शिकायत आई कि आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही है तो मैंने अपने वॉल्यूम को थोड़ा तेज किया है। अब मुझे लग रहा है सही आ रही होगी ऋषभ जी। तो आज का जो विषय है पत्रकार और साहित्यकार कितने पास पास। बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है जो अमन प्रकाशन जो देश का एक प्रतिष्ठित प्रकाशन है जो अब तक 1000 से ज़्यादा किताबें प्रकाशित कर चुका है। हर साल वो करीब 125 से पौने 200 किताबें छापते हैं। वर्ल्ड बुक फेयर जो जनवरी में होता है प्रगति मैदान दिल्ली में, उसी में कुंभ के मौके पर जो पिछले साल प्रयागराज में कुंभ आयोजित हुआ था, उस कुंभ के मौके पर मेरी भी पुस्तक कुंभ संतों का मेला को उन्होंने अमन प्रकाशन ने प्रकाशित किया था और अमन प्रकाशन ने हमारी जो पुस्तक थी, चूंकि कुंभ का पहला स्नान आप सभी जानते हैं कि 14 जनवरी को होता है। जब कभी भी कुंभ पड़ता है तो 14 जनवरी मकर संक्रांति को पहला स्नान होता है और उस पहले स्नान 14 जनवरी से पहले मेरी पुस्तक उन्होंने 1 महीने के भीतर छाप करके बाजार में पहुंचा दी थी। आज भी ये पुस्तक बिक रही है और बहुत अच्छा इसका रिस्पांस रहा है। मैं आपको एक बार उसका दिखा भी देता हूं। ये है वो पुस्तक कुंभ संतों का मेला। अब हम लौटते हैं आज के विषय पर, पत्रकार और साहित्यकार। जब हम पत्रकार की बात करते हैं और साहित्यकार की बात करते हैं तो मेरी नज़र में पत्रकार और साहित्यकार दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आता है। जो काम पत्रकार का है वही काम साहित्यकार का भी है। साहित्यकार और कवि और साहित्यकार का अपना किसी भी समस्या को रखने का एक अलग अंदाज होता है। कभी व्यंग में भी वो बात कह जाते हैं जो एक पत्रकार ठीक से अपनी खबर में नहीं कह पाता है, जो ठहर जाता है। आज इस चर्चा को शुरू करते समय मैं 2 कविताएं मैंने निकाली है जो एक पत्रकार के ऊपर है और एक साहित्यकार के ऊपर है। एक कविता लिखी गई है, मैं उसे पढ़ूंगा और उसके बाद डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि पत्रकार और साहित्यकार आपस में कितने पास पास हैं और उनके बीच जो आज़ादी के समय जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो पत्रकारों और साहित्यकारों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। पत्रकार और साहित्यकार एक मंच पर आकर के अंग्रेजों के खिलाफ लिखा करते थे, चाहे वो किताब की शेप में हो, चाहे वो
किसी अखबार में रहा हो, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकार और साहित्यकार के बीच एक दूरी बनी हुई है। उस दूरी को मुझे लगता है कि कम करने की आवश्यकता है। हो सकता है इसके पीछे सबके अपने अपने स्वार्थ हों। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मीडिया का विस्तार बहुत तेज हुआ। आज की तारीख में मीडिया बहुत फैला हुआ है, पहले ऐसा नहीं था, इस वजह से लोग एकजुट थे। आज मीडिया ने एक तरीके से, जो मीडिया मतलब मीडिया में जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको पत्रकार कहते हैं, तो एक तरीके से मीडिया ने, पत्रकारों ने साहित्यकारों का कद थोड़ा सा कम कर दिया है, जो सही मुझे नहीं लगता। हालांकि मैं एक बेसिकली पत्रकार हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको दो छोटे छोटे कविता सुनाता हूं, उसके बाद इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत हो गई। मैं चूंकि खुद पत्रकार हूं, इस नाते सबसे पहले पत्रकारों पर जो कविता मुझे मिली है वो मैं आपके सामने पढ़ता हूं। सुना है कि अब मैं पत्रकार हो गया हूं, ना समझ था पहले अब समझदार हो गया हूं। बहुत गुस्सा था इस व्यवस्था के खिलाफ, अब उसी का भागीदार हो गया हूं। सुना है कि अब मैं पत्रकार हो गया हूं। कभी नफरत थी कुछ छुपी हुई खबरों से मुझे, कभी नफरत थी कुछ छपी हुई खबरों से मुझे, आज उन्हीं खबरों का तलबगार हो गया हूं। सोचा था अलग राह पकड़ूंगा पत्रकार बनकर, अब मैं भी भेड़ चाल में शुमार हो गया हूं। मुझे दिख रही है देश की तरक्की सारी, क्योंकि अब मैं नेताओं का यार हो गया हूं। ढूंढता था पहले देश की बेहाली के जिम्मेदारों को, समझ गया हूं सब कुछ, अब मैं समझदार हो गया हूं। सुना है कि अब मैं पत्रकार हो गया हूं। ये जो कविता है आज के पत्रकारों पर बहुत करारा व्यंग है और एक कड़वी सच्चाई को बयान कर रहा है। इसी तरह से साहित्यकारों की भी हालत है। उन साहित्यकारों के बारे में भी मैं एक छोटी सी कविता पढ़ता हूं, फिर आगे की बात को रखता हूं। कवि नजरबंद है और लेखनी निराश है, भारत धरा की जनता अब तो उदास है। ये कविता मैं बता दूं कि ये कविता मिस्टर राकेश धर द्विवेदी जी ने लिखी थी, मैं कहीं मिला मुझे। कवि नजरबंद है और लेखनी निराश है, भारत धरा की जनता अब तो उदास है। साहित्य जगत से अब न कोई रह गई आशा, क्योंकि वहां पसरा हुआ है सन्नाटा। सूर्य हुआ अस्त है, लुटेरा हुआ मस्त है, साहित्यकार आज यश भारती में व्यस्त है। देश और प्रदेश में लुट रहा इंसान है, न्याय है रो रहा, चीखता हर विद्वान है। त्राहि त्राहि मच रही हर नगरी हर गली, मगर साहित्यकार को इससे क्या पड़ी। कवि नजरबंद है और लेखनी निराश है, कवि नजरबंद है और लेखनी उदास है, भारत धरा की जनता अब तो उदास है। ये जो दो कविताएं हैं, एक पत्रकार पर थी और एक साहित्यकार हमारे जो मित्र हैं उनके बारे में थी। चूंकि आज का विषय पत्रकार और साहित्यकार कितने पास पास का विषय है, तो आपने कविता सुनी। मुझे लगता है इस कविता को सुनने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक मुद्दे पर दोनों बहुत ही आसपास हैं, दोनों बहुत ही आसपास हैं। जो पहले आजादी की लड़ाई के समय पत्रकार और साहित्यकार पास पास थे, उसमें और आज की उनके बीच की जो नजदीकी है उसमें थोड़ा सा फर्क है। और वो फर्क समय के साथ मुझे लगता है कि पत्रकारों में भी आया और साहित्यकारों में भी आया। मैं कोई साहित्यकार तो हूं नहीं, क्योंकि साहित्य रचना
एक अपने आप में बड़ी काबिलियत है। हिंदी के एक एक शब्दों को तराशना बहुत मुश्किल काम है। पत्रकार जो होता है, पत्र का कार, पत्र आज की तारीख में तो भाषा उतनी अच्छी नहीं रही, टेलीविज़न ने भाषा और ज़्यादा ख़राब कर दी है पत्रकारों की। एक ज़माने में हुआ करता था कि एक अखबार में एक शब्द, कोई भी शब्द अगर होता था तो उस शब्द का प्रयोग जहाँ कहीं भी होता था पूरे अखबार में एक जैसा ही होता था। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रूफ रीडर पहले हुआ करते थे अखबारों में। जो खबरें, हम लोग जो रिपोर्टर रहे हैं, जब कभी भी खबर कोई लिखी जाती है, कुछ भी आप लिखते हैं, अगर 2 पेज 3 पेज लिखते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसमें त्रुटि रह ही जाती है। तो उसकी जो सब एडिटिंग, जो एडिटिंग होती थी, एडिटिंग के बाद उसे प्रूफिंग भी किया जाता था। बाकायदे एक प्रूफ रीडर का पद होता था जो प्रूफ पढ़ते थे। प्रिंट मैंने कंपोजिंग होने के बाद वो प्रूफ पढ़ते थे और देखते थे कि वो शब्द लिखा गया है कि नहीं। लेकिन अब प्रूफ रीडर अखबारों से खत्म हो गए हैं। एडिटिंग का भी काम काफी कुछ नहीं के बराबर हो गया है। इसी वजह से कई बार आप देखते होंगे कि अखबारों में बहुत सारी ऐसी चीजें छप जाती हैं, ऐसे शब्द छप जाते हैं जो अखबार की मर्यादा, पत्रकार की मर्यादा के पूरी तरह खिलाफ होते हैं, लेकिन वो छप रहे हैं। और तो और टेलीविजन जो हमारा आया है, टेलीविजन को आए 1 दशक से ज्यादा हो गया। इस टेलीविजन के आने के बाद से हमारे जो भाषा है, पत्रकारीय भाषा है, वो और भी खराब हो गई है। हमारे जो एंकर बैठते हैं टेलीविजन पर, वो क्या कह देंगे कुछ भी पता नहीं है। मुझे याद है कि अगर कोई खबर हम लोगों के यहाँ गलत छप जाती थी, कोई शब्द गलत छप जाता था, किसी के बारे में गलत छप जाता था, तो हम लोग अगले दिन संबंधित रिपोर्टर या संपादक के नाम से भूल सुधार अखबारों में छपा करता था। अभी भी छपता है, लेकिन टेलीविजन में माफी मांगने, गलत बोलने के बाद भी, गलत जानकारी जनता को परोसने के बाद भी टेलीविजन में माफी शब्द है ही नहीं। कभी उसको खेद प्रकट वो लोग नहीं करते हैं। टेलीविजन पर लोगों का भरोसा ज्यादा बढ़ा है। टेलीविजन के आने की वजह से और अखबारों में जो साहित्य का जो कॉलम है, अखबारों में पहले साहित्य का कॉलम हुआ करता था, जिस पर हमारे जो साहित्यकार बंधु थे वो लिखा करते थे, किसी न किसी विषय पर लिखा करते थे। जो सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई बातें होती थी वो उसमें उठाया करते थे। लेकिन अब साहित्य का जो पन्ना है अखबारों में, वो भी कम हो गया है। उसमें बहुत संक्षिप्त जगह साहित्यकार को हमारे अखबार में सभी समाचार पत्रों के साथ ऐसा हुआ है कि मिलने लगी है। उसकी वजह आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा टेलीविजन, फिल्म, टेलीविजन के जो सीरियल चलते हैं उनके बारे में, फिल्में जो रिलीज होती हैं उनके बारे में डिटेल, एक्टर एक्ट्रेस का इंटरव्यू, ये सब जगह हमारे ज्यादा लोगों ने घेर रखे हैं अखबारों में। उसकी एक वजह भी है कि पाठक भी इसे पसंद करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि अखबार एक बिजनेस है, टेलीविजन एक बिजनेस है, तो उस बिजनेस के लिहाज से उन्हीं चीजों का वो प्रकाशन करेगा, उन्हीं चीजों को वह सामने रखेगा जो पाठक को पसंद है, दर्शक जिस पे देखता है, सुनता है और समझता है कि नहीं समझता है, ये तो हम बाद में बात करेंगे। ये बहुत लंबा विषय है कि कोई समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। लेकिन मैं पत्रकार और साहित्यकार की इस कथा को मैं आजादी के समय से शुरू करता हूं। आप सभी को पता ही है कि गांधी जी ने अखबार भी निकाला और गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। भारत में भी उस समय जब गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद की, उस समय भारत में भी राजे रजवाड़े और जो बहुत हमारे जो यहाँ के लड़ाके थे, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन लोगों का आंदोलन अपने तरीके से चल रहा था।
लेकिन उसमें कुछ हिंसा भी हो रही थी। लेकिन गांधी जी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन को, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ में, चूंकि दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहा हूं तो मैं आज़ादी, भारत की आज़ादी की बात तो कर नहीं सकता अभी तत्काल, मैं बात कर रहा हूं गांधी जी की। तो गांधी जी ने सबसे पहले अहिंसक आंदोलन शुरू किया और उस आंदोलन के जरिए जब उनको ट्रेन से एक बार की घटना है कि वो फर्स्ट क्लास के ट्रेन के फर्स्ट क्लास के कूपे में सफर कर रहे थे और जब वहां टीटी आया चेक करने के लिए, और टीटी के बाद जो उसी कोच में एक और अंग्रेज जिसको बैठना था वो नाराज हो गया कि तुमको टिकट कैसे मिल गया। मतलब वहां काले और गोरे का बड़ा भेद था। गांधी जी भारत के थे तो भारत के लोगों को काला कहा जाता है, तो भारत उनका बहुत विरोध हुआ और जब विरोध हुआ उनको ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया। गांधी जी ने इसको सबसे पहले उन्होंने इसके जब फेंका गया तो उन्होंने सोचा इसका विरोध कैसे किया जाए, तो उन्होंने विरोध का तरीका निकाला अखबार में लिखने का। उन्होंने पूरे दक्षिण अफ्रीका के पत्रकारों और साहित्यकारों से इस मुद्दे पर बात की जो भारतीय मूल के थे या जो उनकी बात का समर्थन करते थे, और बहुत सारे लेख, बहुत सारे खबरें अखबारों में प्रकाशित हुई। फिर गांधी जी ने प्रदर्शन किया भारतीय मूल के लोगों के साथ। बाद में गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया। गिरफ्तार करने के कुछ दिन बाद जेल में रहे, वो जेल से छूटने के बाद उन्हें भारत भेज दिया गया। जब गांधी जी वहां गिरफ्तार कर लिए गए तो इसकी सूचना भारत तक भी आई। जब वो भारत पानी के जहाज से पहुंचे तो उनका बड़ा वेलकम किया गया। भारत के जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल जो लोग थे, नेहरू थे, पटेल थे, ये सारे लोगों ने उनका बड़ा वार वेलकम किया और गांधी जी की जो विचारधारा थी, जो पत्रकारिता के जरिए अंग्रेजों का विरोध करने की, उसका सब लोगों ने स्वागत किया और उस कदम पर चलने के लिए सबने पूरी कोशिश की। अब मैं आपको बता दूं कि गांधी जी ने भारत में भी साहित्यकारों, पत्रकारों को एक साथ खड़ा किया। इसलिए खड़ा किया कि वो जानते थे कि अगर यह वर्ग एक साथ खड़ा हो जाएगा तो हमको आज़ादी बहुत आसानी से मिलेगी। मैं आपको याद दिला दूं कि मतलब आज़ादी के समय जब आंदोलन चल रहा था उस समय जो साहित्यकार और पत्रकार जो थे, जिन लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में अपने पत्र और अपनी लेखनी के जरिए हिस्सा लिया, उनमें लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये उस समय के पत्रकार और लेखक के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे और इनकी खूब चर्चाएं होती थी। उस समय मैंने जो देखा कि अंग्रेजों को छोड़ करके, चूंकि अंग्रेज पत्रकार भी भारत में थे बहुत सारे, उनको छोड़ करके और भारत में जो पत्रकार थे वो जनरली कुर्ता पैजामा पहना करते थे और कंधे पर अपने एक उसको झोला लटकाए हुआ रहता था जो लंबा सा होता था। मैंने अपने समय में भी मैंने देखा है बहुत सारे पत्रकार जो थे। लेकिन समय बदला और समय के साथ सबको बदलना भी चाहिए। समय बदला, पत्रकारों ने अब पत्रकार सूट बूट में आ गया है। साहित्यकार भी उसी तरीके से बदले, लेकिन साहित्य का जो स्थान था उस समय पत्रकारों के साथ मिलकर के, वह धीरे धीरे उसका क्षरण होता गया, उसमें एक दूरी बनती गई जो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है।
नेट ढीला हो गया था। मैं आपको बताऊं कि मुझे याद है कि जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी, उस समय भी साहित्य का बहुत दबदबा हुआ करता था। अखबारों में साहित्य की बाकायदे नेशनल लेवल पर भी पेज आते थे और लोकल लेवल पर भी पेज बनते थे। एक पेज बनता था, सप्ताह में एक दिन जरूर बनता था, उसका एक दिन फिक्स था। अब ये बातें गायब हो गई हैं। उसकी जो मैं वजह समझ पा रहा हूं कि साहित्यकार, मतलब चूंकि हमारे इस अमन प्रकाशन समूह के साथ बहुत सारे साहित्यकार जुड़े हुए हैं, पत्रकार कम जुड़े हुए हैं, और हैं पत्रकार भी। पत्रकार वो हैं जो बुक्स लिखा करते हैं, वही अमन प्रकाशन के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन साहित्य की सबसे ज़्यादा पुस्तकें ये प्रकाशित करते हैं। तो चूंकि इनका मंच है ये, इस नाते मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं। मैंने जो महसूस किया कि आप कोई भी चीज़ लिखते हैं, आप कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करते हैं, तो जनता की रुचि के मुताबिक होना चाहिए। यह सबसे पहले हमको समझनी चाहिए। मैं एज ए पत्रकार भी इस बात को कह रहा हूं, और ये सब पर लागू होता है। हम जो भी खबर लिखते हैं, उसमें जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, वो तो रखी ही जाएगी, लेकिन जनता की रुचि का भी हमको ध्यान रखना पड़ जाता है। अगर हम जनता की रुचि का ध्यान नहीं रखेंगे तो पाठकों के पास बहुत सारे विकल्प हैं, उन सारे विकल्पों का इस्तेमाल करके वो हमको किनारे कर देगा। अब ये हमें तय करना है कि हमको किनारे हो जाना है या पाठक के साथ बने रहना है। तो जो किताबें लिखी जाती हैं, साहित्यकार बेसिकली किताब लिखते हैं, किताबों पर लिखा जाता है। तो वो जो किताबें लिखी जाती हैं, साहित्यकार जो हमारे बंधु हैं जो लिखते हैं, वह थोड़ी सी क्लिष्ट शब्दों की उसमें भरमार होती है। साहित्य में थोड़े क्लिष्ट शब्द होते भी हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि पाठक थोड़ा सा पढ़ता है और उसके बाद आगे नहीं पढ़ता है। मैं आपको इसके लिए एक छोटा सा मतलब एक पुराना उदाहरण दूंगा। जैसे रामचरितमानस, आप सभी को पता है कि वाल्मीकि रामायण भगवान वाल्मीकि ने लिखी थी। भगवान वाल्मीकि ने जो रामायण लिखी वो पूरी तरह से संस्कृत में लिखी थी। आज से करीब 450 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब उस रामचरितमानस को लिखा तो उन्होंने हिंदी और अवधी मिक्स करके लिखा। रामचरितमानस जितनी पॉपुलर हुई पूरी दुनिया में, चाहे किसी भी देश में हो, उतनी वाल्मीकि की रामायण नहीं पॉपुलर हो पाई। जबकि वाल्मीकि की जो रामायण है वह रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी की है उससे कई गुना एथेंटिक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि वाल्मीकि जी भगवान राम के काल में उपस्थित थे, तो उन्होंने जो देखा वो लिखा। तुलसीदास जी की कल्पना में जो आया वो लिखा। ऐसा कहा जाता है हनुमान जी की प्रेरणा से लिखा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं यहां सिर्फ एक भाषा की वजह से, एक ही कृति दो लेखकों, महान लेखकों ने लिखी, और एक सर्वाधिक लोकप्रिय हो गई और एक को वह लोकप्रियता नहीं मिली जो सच्चाई के ज्यादा करीब थी। बस सिर्फ इतना सा ही फर्क जो है साहित्यकार को हमारे समझना होगा। मैं जब पत्रकारिता में आया तो मैंने लिखते समय दो बातों का ध्यान रखने के लिए मुझे बताया गया। हमारे ब्यूरो चीफ थे मिस्टर वीपी सिंह जी, आज दुनिया में नहीं है। दो बातें उन्होंने बताई थी। उन्होंने कहा था, और सदाशिव द्विवेदी जी वो भी आज की तारीख में नहीं, बहुत बड़े पत्रकार थे। दो बातें इन दोनों लोगों ने मुझे बताई थी। कभी भी कोई भी बात लिखते समय इस बात का ध्यान रखिए कि आपका लिखा हुआ एक अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ रहा है और एक जो बहुत पढ़ा लिखा है वो भी पढ़ रहा है। तो
इस बात का ध्यान रखिए कि दोनों एक साथ आपके लिखे हुए को पढ़ रहे हैं, तो लिखा जाए कि पढ़ा हुआ जो व्यक्ति है, जो क्लिष्ट भाषाओं का ज्ञान रखता है, वो तो पढ़ ही ले। जो एक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो केवल अक्षर जानता है, वह भी आपकी बात को अच्छे से समझ सके। यही पत्रकार का धर्म है। मैं आज इस मंच से ये बात कहता हूं कि यह सिर्फ पत्रकार के लिए नहीं लागू होता है, यह एक साहित्यकार के लिए भी लागू होता है। साहित्य कुछ चंद लोगों का विषय नहीं है, साहित्य जन जन का है। साहित्य को जन जन तक जब तक नहीं पहुंचाया जाएगा, तब तक किताबों की बिक्री, जो साहित्य लिखा जाता है, वह बाजार में उतनी तेजी से नहीं बिकेगा। मैं पुस्तक मेला लगता है दिल्ली में, इस साल तो बहरहाल नहीं जा पाया, पिछले 2 साल से तो लगातार मैं गया वहां पर। लेकिन मैंने ये देखा कि वहां जो लोग आते हैं वो साहित्य से जुड़े हुए लेखक, जिनकी किताबें छपी होती हैं या छपने वाली होती हैं या छप चुकी होती हैं, वही लोग वहां ज्यादातर उपस्थित रहते हैं उस मेले में। आम लोग या फिर जो तैयारी करने वाले कुछ लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो आते हैं, या कुछ पत्रकारगण आते हैं। मैंने वहाँ कई लोगों से इस बात को पूछा कि भाई आखिर आम लोगों की इसमें भागीदारी क्यों नहीं हो पा रही है। कोई सही जवाब नहीं दे पाया। सबने क्या कहा, कई लोगों से मैंने पूछा, तो उनका कहना यह था कि भाई देखिए, आम लोग, साहित्य एक अलग विषय है, साहित्य एक अलग मतलब साहित्य एक अलग विधा है, इससे आम लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। मैं इससे इतर बात करता हूं। मेरा कहना यह है कि साहित्यकार, साहित्य में आम लोगों की रुचि को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक पत्रिका आती थी हंस, अब शायद पता नहीं आ रही कि नहीं है, साहित्यिक पत्रिका थी, बहुत अच्छी पत्रिका थी, मैं भी उसे पढ़ता था। लेकिन आज इस तरह की पत्रिकाओं का एक अभाव हो गया है। मेरा यह कहना है कि साहित्यकार को थोड़ा सा अपने में बदलाव लाने की जरूरत है, ताकि उसे आम लोगों तक उसकी रीच हो सके, उसकी पहुंच हो सके, और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारा जो साहित्य है, हमारे जो साहित्यकार बंधु जो लिखते हैं, उसको लोग पढ़ें। ऐसी हमारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हम जब कुछ भी, कोई चीज भी लिखते हैं, चाहे हम पत्रकार के रूप में लिखें, चाहे हम साहित्यकार के रूप में लिखें, हम जो लिखते हैं वो आम लोगों की समस्या को उठाते हैं। जो आम जन की समस्या है उसे हम उठाते हैं, जो सामाजिक सरोकार से का जो विषय होता है उसे हम लिखते हैं, उसे हम प्रकाशित करते हैं। तो जब हम समाज से जुड़े हुए विषय को उठाते हैं, तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुंच सके, तभी हमारा जो उठाया हुआ मुद्दा है वह आगे बढ़ सकेगा, तभी उसमें हमको कोई अपने को भी लाभ होगा। अगर इसे कमर्शियल दृष्टि से देखें तो जितनी ज़्यादा किसी साहित्यकार की पुस्तकें बिकेगी, वह उतना ही उसको व्यक्तिगत तौर पर भी लाभ होगा, और जो प्रकाशक समूह हैं उन्हें भी इसका फायदा होगा। ये बाजारी दृष्टिकोण से मेरा ऐसा मेरा सोचना है। जब मेरी किताब छपी, मेरी पहली पुस्तक है, स्पिरिचुअल बुक है, तो मेरी जब पुस्तक प्रूफिंग में गई, तो जो अमन प्रकाशन समूह के जो प्रोप्राइटर हैं मिस्टर अरविंद वाजपेयी जी, हमारे बड़े भाई अरविंद वाजपेयी जी का मेरे पास एक दिन फोन आया। खुद ही उन्होंने फोन किया मुझे कि मिश्रा जी, इसका प्रूफ पढ़ गया है और अब ये पुस्तक प्रकाशन के लिए जा रही। तो मेरा बरबस सा सवाल था कि कैसा लगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो प्रूफ रीडर महोदय हैं, जो एडिटर महोदय हैं, उनको एडिटर कहते हैं, वो कहना भी चाहिए,
उन्होंने बताया कि जब ये पुस्तक छप जाए तो ये पुस्तक मुझे दीजिएगा, बहुत अच्छी पुस्तक, बहुत जानकारी परक पुस्तक लिखी गई है। चूंकि मेरी पहली पुस्तक थी तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे अच्छा लगा कि मेरा जो प्रयास है वो सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इसी तरह से आपकी भी जो पुस्तक होती है, मतलब जो साहित्यिक जो पुस्तकें होती हैं, उन पर भी, मैं साहित्य नहीं जानता हूं, मुझे साहित्य लिखना भी नहीं आता है, मैं हिंदी का स्टूडेंट भी नहीं रहा हूं, हिंदी की आम बोलचाल की जो भाषा है, जो समाज में उपलब्ध है, मैं उतना ही जानता हूं, उससे इतना नहीं जानता हूं। लेकिन इतनी मेरी समझ कहती है कि अगर हमको बाजार में और आम लोगों का कोई साहित्य बनाना है तो हमको आम लोगों के मुताबिक साहित्य को परोसना होगा, और जब तक हम आम लोगों के मुताबिक साहित्य को नहीं परोसेंगे तब तक हम लोकप्रिय नहीं हो पाएंगे। कोई भी कोई काम करता है उससे, जैसे मैं ये मानता हूं कि जो साहित्यिक पुस्तकें छप रही हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है प्रकाशन की। मैं एक बार उसका संख्या तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने इस पर वाजपेयी जी से, ऋषभ जी से और अरविंद जी से भी मैंने चर्चा की थी कि आखिर इतनी कम क्यों छपती हैं। अब क्या है, तो उन्होंने मुझे डिटेल में बताया था कि चूंकि बिकती नहीं है इस वजह से इतना नहीं छापा जाता है। मतलब तो मैंने अपने मन से विचार मैंने ग्राह्य किया कि हम जो पुस्तक लिख रहे हैं वो स्वांतः सुखाय लिख रहे हैं, जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि हम रामचरितमानस को स्वांतः सुखाय लिख रहे हैं। लेकिन रामचरितमानस जब तुलसीदास जी ने लिखी थी, वह एक उन्होंने कहने के लिए लिख दिया कि मैंने स्वांतः सुखाय पुस्तक लिखी है, राम का गुणगान किया है। लेकिन उन्हें पता था कि ये देश दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ग्रंथ पुस्तक उपलब्ध ये होगी रामचरितमानस। उन्हें पता था, क्योंकि वो जानते थे कि राम की महिमा को जिस तरीके से उन्होंने बयान किया है वो उस तरीके से वाल्मीकि जी नहीं रख पाए। रखे तो क्लिष्ट भाषा में रखे जरूर, लेकिन क्लिष्ट भाषा में रखे। तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि साहित्यकार और जो पत्रकार हैं ये पास पास तो हैं, लेकिन इनके बीच इधर करीब 15-20 सालों से, बहुत 15 सालों से बहुत दूरी बन गई है। इस दूरी का खामियाजा हमारे समाज को भुगतना पड़ रहा है। आज अगर ये दोनों, इसमें मैं कवि बंधुओं को भी शामिल करता हूं, अगर ये सब लोग साथ हो जाएं तो समाज की सभी समस्याओं को उठाने में कोई मुश्किल नहीं है। वजह देखिए, पत्रकार और साहित्यकार ये दोनों समाज का एक दर्पण कहे जाते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि समाज का अगर दर्पण हम लोग कहे जाते हैं पत्रकार और साहित्यकार, तो थोड़ा सा तो हमको इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए कि हम समाज की बातों को ठीक से रखें। नमस्कार मोहसिन जी, मीना जी नमस्ते। तो हमको इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए कि हम साहित्य को किस तरीके से प्रस्तुत करें कि वो आम लोगों का साहित्य बने। मैं अब आजादी के बाद की हमने चर्चा की, अब हम आजादी के पहले पर हमने चर्चा की। आजादी जब मिल गई भारत को, जब देश हमारा आजाद हो गया, तो उसके बाद कई साहित्यिक पत्रिकाएं जो है हमारे सामने आई, जो बहुत चर्चित हुआ करती थी। हिंदुस्तान, धर्मयुग, दिनमान, सारिका, कादम्बिनी, ब्लिट्ज, नंदन, पराग, नवनीत, रविवार, ये सब पत्रिकाएं थी जो पत्रकार और साहित्यकार दोनों का इसमें समावेश हुआ करता था। हालांकि कादम्बरी तो एक तरीके से पूरी तरह से साहित्यिक थी, नंदन भी उसी तरह से था।
इंतजार बुक स्टॉल पर लोग एक समय था किया करते थे। आज इन पत्रिकाओं की कितनी बिक्री है मुझे नहीं पता है। डॉक्टर मोहसिन खान, बीच में मैं बताऊं, डॉक्टर मोहसिन खान जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि पत्रकारिता की साख गिरी है, क्या सहमत हैं? मोहसिन जी, आप थोड़ा देर में जुड़े। हम पत्रकारिता की साख गिरने पर ही चर्चा कर रहे थे, और पत्रकारिता की साख गिरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर आप इसमें शुरू में सुनेंगे, मैंने एक कविता पढ़ी कि पत्रकारिता कहाँ पहुंच गई है। तो जिस तरीके से पत्रकारिता की साख गिरी है, उसी तरह से साहित्य की भी साख गिरी है। दोनों की साख में गिरावट आई है, और जो दोनों की साख में गिरावट आई है, उसकी वजह से ही इन दोनों के बीच की दूरी थोड़ी कम हुई है, जो देश और समाज के लिए मुझे लगता है ठीक नहीं है। हालांकि देखिए, अगर पुरानी बातें आप देखें तो बहुत सारे पत्रकार जो रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं, वो पत्रकारिता में आए और संपादक बने, और बहुत उन्होंने मतलब अपनी लेखनी के जरिए बहुत अच्छा एक सशक्त मीडिया के रूप में वो सामने आए। इसमें से मैं दो तीन नाम गिना देता हूं कि जैसे भारतेंदु अज्ञे जी, विद्यानिवास मिश्र जी, रघुवीर सहाय जी, कमलेश्वर, श्याम मनोहर जोशी, बालकृष्ण राव, खुशवंत सिंह, कुलदीप नैयर, कन्हैयालाल नंदन जी और डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। ये लोग जो संपादक थे, ये बेसिकली साहित्यकार थे, और साहित्य से पत्रकारिता की तरफ बढ़े और कई अखबारों में संपादन का काम किया। लेकिन आज की तारीख में मुझे याद नहीं है कि किसी अखबार में कोई साहित्यकार भी संपादक है। तो जब अखबार में साहित्यकार कोई संपादक नहीं बचा, तो स्वाभाविक सी बात है कि साहित्य तो पत्रकारिता से दूर होता ही चला जाएगा। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि पत्रकारों को भी इस पर चिंतन करना चाहिए कि साहित्यकारों को अपने पास रखने की आवश्यकता है, साहित्यिक गतिविधियों को थोड़ा बढ़ाने की आवश्यकता है। मैं कभी कभार साहित्यिक गतिविधियों में जाता हूं, तो मैंने देखा कि वहां पर उस गतिविधि में आम लोगों की जो भागीदारी होती है वो नील नगड़े के बराबर होती है। उपस्थित कौन रहता है? सिर्फ वो लोग उपस्थित होते हैं जो साहित्य, जिनकी कोई किताब लिखी जाती है, जो किताब लिख चुके होते हैं। ये जैसे पुस्तक मेले के बारे में जो जिक्र किया, ठीक उसी तरह से होता है। यह ठीक नहीं है, ये हमारे समाज के लिए भी ठीक नहीं है, और खुद साहित्यकारों के लिए भी ठीक नहीं है। और ये जो साहित्यकार हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा साहित्यकारों को इस पर विचार करना चाहिए कि उनकी आखिर लेखनी को पब्लिक, आम पब्लिक जिसे कहते हैं, वो इतना महत्व क्यों नहीं दे रही है। जबकि कुछ ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे ऐसे, जैसे अमीश ने कई किताबें लिखी हैं, अभी बड़ी चर्चा हुई और बहुत सारी प्रतियां उसकी बिकी। तो मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि अगर कोई अच्छा लेख लिखा जाए, कोई अच्छी पुस्तक लिखी जाए, तो उसके खरीदारों की कोई कमी है। हाँ, एक बिंदु और मैं चर्चा करूंगा कि इधर जब से डिजिटलाइजेशन हो गया है, बुक डिजिटल पे उपलब्ध हो गई है, बहुत सारे प्रकाशक हैं जो अपने डिजिटल मतलब ऑनलाइन अपनी वेबसाइट से उस पर पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। अच्छी बात है, लेकिन उस पर भी पाठकों की संख्या बढ़ी है। बहुत सारे लोग, अब तो जब से कोविड-19 आया है, कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन शुरू हुआ, उस लॉकडाउन के दौरान सारी गतिविधियां ऑनलाइन हो गई, मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं, चर्चा गोष्ठियां, पत्रकार गोष्ठी, साहित्यिक गोष्ठी, ये सब ऑनलाइन हो गई हैं। उसी कड़ी में ये जो हम चर्चा कर रहे हैं फेसबुक लाइव की, हो सकता है अगर इस तरह का प्रणयन कार्यक्रम अमन प्रकाशन करता तो सारे साहित्यकारों को बुलाता, पत्रकार मतलब बुलाता और उस पर उनके विचार रखता। लेकिन आज
डिजिटल की तरफ सबका ध्यान है। सब लोग मोबाइल के जरिए, लैपटॉप के जरिए सब कुछ देखना, समझना, जानना चाहते हैं। तो अगर कोई साहित्यकार, कोई लेखक कोई अच्छी पुस्तक लिखता है तो उसकी पाठकों की संख्या में कोई कमी नहीं है, लेकिन पाठक चाहता है कि उसके मन की कोई चीज लिखी जाए। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्यकारों से जो मन की बात है, जो पाठकों का जो हृदय में जो बात, जो चीज बसती है, उससे कुछ थोड़ा सा दूरी हो गई है, ऐसा मैं समझता हूं। कई बार पत्रकार भी ऐसा करता है। पत्रकार जो है भी कई बार पाठक के मन की खबर नहीं लिखता है, पाठक उसे अखबार ऐसे फेंक देता है। हम लोग देखते हैं सीधा प्रतिक्रिया, क्योंकि वन वे ट्रैफिक है पत्रकारों में। पहले अखबारों में पत्र भेजे जाते थे, पाठक के नाम एक पत्र आता था, अभी भी छपता ही है, मेल से आता है, लेकिन बहुत कम। बड़ी संख्या में लोग पोस्ट कार्ड से भेजते थे, उसमें लिफाफे में रख करके भेजते थे, लेकिन अब ये कम हो गया है। तो जब वो आता था तो पता चलता था कि पाठक की राय क्या होती है। अभी क्या है, अखबार अपनी जो बात है, अपने तरीके से लिखते रहते हैं। तो पाठक कोई सीधी प्रतिक्रिया तो नहीं देता है, लेकिन जब कभी भी वो पत्रकार कहीं समाज में बैठते हैं, अगर कोई खबर पर चर्चा होती है तो वहां बैठे लोग उस पर प्रतिक्रिया जरूर देते हैं और हम लोगों को ऐसी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि साहित्यकार चूंकि अपने बीच के लोगों में ही रहते हैं, वो एक कोई साहित्यिक आदमी साहित्यकारों के बीच से अलग अपने को नहीं कर पाता है। जब साहित्यकार अपने से अलग लोगों के बीच जब बैठेंगे, चर्चा करेंगे, तब उन्हें अपनी पुस्तक के बारे में या अपने किसी मित्र की पुस्तक के बारे में सही राय मिलेगी। बहुत सारे लोग हैं जो पुस्तक लिख देते हैं और देते हैं कि भाई ये लीजिए हमारी पुस्तक हमने लिखी है, पढ़िएगा। मैंने देखा है बहुत सारे लोग अगर विषय अच्छा है तो लोग पुस्तक को पढ़ते हैं, नहीं तो पुस्तक को अलमारी में सजा करके रख देते हैं। आप जब उनके घर जाइए तो ऐसा लगेगा कि अरे बहुत अच्छे लेखक हैं, लगता है बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं। आप पूछिए उस पुस्तक में क्या लिखा, नहीं बता पाएंगे। तो ये जो मतलब जो आपका जो शीर्षक है, जो आपका जो कवर पेज है, वह बहुत ही आकर्षित करता है। जब हम लोगों ने पत्रकारिता शुरू की थी तब तो खबर लिखने में टाइम नहीं लगता है। आज मैं सबसे ज्यादा मोहसिन खान जी कह रहे ज्यादातर सजा के ही रखते हैं। मैं जब खबर पहले शुरुआती दौर में हम लोग जब खबर लिखते, स्वाभाविक सी बात है, कोई चीज सीखते सीखते आती है। हम लोग जब लिखते थे तो सबसे पहले खबर का शीर्षक लिखते थे। आज भी मैं जब कोई खबर लिखता हूं तो सबसे पहले शीर्षक लिखता हूं। जब हम शीर्षक लिख लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर हो जाता है कि मुझे कहां से शुरू करके कहां तक जाना है। बाकी अपने तरीके से लिखते हैं। इसी तरीके से पुस्तक में भी जब हम लिखते हैं तो हमारा नजरिया एकदम साफ होना चाहिए कि हम यहां से शुरू करके और यहां तक जाएंगे, और इसके साथ साथ हमारा ये जो हम पुस्तक लिख रहे हैं ये हमारे पाठकों को कितना प्रभावित करेगी, इस पर भी हमको विचार करना चाहिए। जब तक हम इसका विचार नहीं करेंगे हमारी पुस्तकें नहीं पढ़ी जाएंगी। लेकिन अगर कोई अच्छी पुस्तक लिखी जाएगी, कहीं भी लिखी जाएगी, छोटे से अमन प्रकाशन तो बहुत बड़ा प्रकाशन है, देश के गिने चुने 10-12 प्रकाशनों में गिनती होती है, लेकिन अगर किसी छोटे प्रकाशन ने भी आपकी पुस्तक छाप दी तो आपकी पुस्तक जरूर बिकेगी, अगर पुस्तक अच्छी होगी। तो मैं आज अपने जो हमारे साहित्यकार बंधु हैं और जो मैं उनसे अपील करूंगा
कि अपनी लेखनी में थोड़ा सा बदलाव लाएं, थोड़ा जन रुचिकर विषयों को अपने में लाएं, उस पर पुस्तकें लिखें, उस पर लेख लिखें, उस पर अपने विचार। अब तो देखिए सोशल मीडिया आ गया है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। बहुत सारे फेसबुक पर ऐसे ऐसे पेज हैं कि उस पर आप पूरी खबर लिख दीजिए, पूरा आप किताब लिख दीजिए, पूरे लेख लिख दीजिए, कहानी लिख दीजिए, और उस पर बहुत ज्यादा लोग पढ़ते हैं। मैंने देखा है कि कई लोग कविता डालते हैं फेसबुक पर। फेसबुक पर जो कविता डालते हैं, बहुत उसको देखा जाता है, पढ़ा जाता है, उस पर लाइक और कमेंट से ही पता चल जाता है कि यह कविता कितनी लोकप्रिय है। अब तो बड़ा इंस्टेंट जो है रिजल्ट आता है। जैसे ही आप लिखते हैं, आपको 24 घंटे के भीतर आपको पता चलेगा कितने लाइक्स आए, कितने कमेंट आए। आपने अच्छा लिखा है तो अच्छे कमेंट आएंगे, खराब लिखा है तो भी कमेंट आएंगे। पसंद नहीं आया, थोड़ा इससे अवॉइड करते हैं लोग, अवॉइड करते हैं कमेंट करने में। किसी की बात को, कोई चीज खराब है तो उसे कहने में मुझे लगता है कि पीछे नहीं हटना चाहिए कि अगर ये खराब लिखा गया है तो बिल्कुल कहना चाहिए कि लिखा गया है, और साथ साथ ये भी बताना चाहिए कि इसमें ये कमी रह गई है और उस कमी को अगली बार उसको दूर किया जाना चाहिए। तो मैं आज जो हमारा ये मंच है अमन प्रकाशन का, हमारा जो विषय है पत्रकार और साहित्यकार कितने पास पास, इस पर मैं आज दो बातें जरूरी तौर पर कहूँगा, और मैं प्रकाशन समूह से भी इस बात का अनुरोध करूँगा कि वह लोग भी, चूंकि उनको भी बहुत समझ होती है पुस्तकों की, बहुत सारी पुस्तकें चूंकि वो छाप चुके हैं तो उनको भी समझ हो चुकी होती है, वो बहुत अच्छे लेखक हैं। उस प्रकाशन समूह में जो लोग बैठे होते हैं वो बहुत अच्छे लेखक होते हैं, उनकी समझ हम आपसे ज्यादा होती है। उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए, रखें अपने लेखकों से, अपने जो पत्रकार, जो साहित्यकार मित्र हैं, क्योंकि बहुत साहित्यकार उनके पास बैठते हैं। हमारा तो साहित्यकारों से बहुत कम साबका पड़ता है। जब कभी कोई साहित्यिक चर्चा होती है या कभी कोई साहित्यिक गोष्ठी होती है, साहित्यकार पत्रकारों को बुलाते ही नहीं। पत्रकार किस लिए बुलाते हैं? उनकी कवरेज 4 लाइन छप जाए अखबार में, कहिए साहित्यिक गोष्ठी हुई, इसके लिए पत्रकारों को बुलाते हैं। पत्रकार को साहित्य पर चर्चा करने के लिए नहीं बुलाते हैं। ये बड़ा दुखद है। अब आप ये चाहते हैं कि सप्ताह में एक दिन साहित्य पर कोई चर्चा गोष्ठी हुई, 4 लोग बैठ करके गोष्ठी किए, 5 लोग एक घर में, और वो अखबार में जगह पा जाए। कई बार ऐसा होता नहीं पाती है जगह। आपके रिपोर्टर जानने वाले हैं, संपादक जानने वाले हैं तो छप जाएगी, आपकी फोटो भी छप जाएगी। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि आप जो है इस गोष्ठी करें 4 लोगों के बीच में, आप 40 लोगों के बीच में करिए, कम गोष्ठियां करिए, लेकिन बड़ी संख्या में, मतलब उसमें संख्या कम से कम 25-50 लोग हों, समाज के अच्छे लोग हों, प्रतिष्ठित लोगों को बुलाइए, उस पर चर्चा करिए। क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर एक लेखक होता है, हर व्यक्ति के भीतर एक लेखक होता है, और वह अपना लेखकत्व किसी न किसी रूप में जाहिर करने की कोशिश करता है। और कई बार पुस्तक छपवाता है, कई बार, अब तो सोशल मीडिया आ गया है, इस नाते वो अपनी जो भड़ास है, जो विचार है, विचार को भड़ास भी कहा जाता है, वो विचार सोशल मीडिया पर रख देता है, अच्छा लगता है उसे। लेकिन अब मुझे लगता है कि एक समय ऐसा आया है कि इसमें सबको मिल करके काम करने की आवश्यकता है। अभी डॉक्टर मोहसिन खान ने बड़ा अच्छा सवाल किया है, क्या है, ओहो, इन्होंने साहित्यकार और पत्रकार का नैतिक दायित्व बनता है कि इस क्षेत्र के युवा की प्रतिभा को बढ़ावा देंगे, लेकिन शोषण हो जाता है। ये बहुत अनैतिक बात है। गुटबाजी ने साहित्य को धक्का पहुंचा। बहुत अच्छी बात कही, मैं इस टॉपिक को भूल गया था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैंने इसको देखा है कि साहित्यकार पूरी तरह से गुटों में बंटे हुए हैं। 10 साहित्यकारों का गुट है, वो आपस में ही सम्मानित हो जाते हैं। 10 साहित्यकार का गुट है, वो आपस में ही एक दूसरे को सम्मानित कर लेते हैं।
मैंने देखा है। और कोशिश होगी कि उस साहित्यकार के सम्मान की फोटो अखबार में छप जाए। वहां पत्रकार की आवश्यकता पड़ती है। साहित्यकार को पत्रकार को साहित्यकार की आवश्यकता नहीं है कहीं भी। का पन्ना अगर अखबार में नहीं जाएगा तो भी अखबार छपेगा, अखबार बहुत अच्छे से छपेगा, क्योंकि साहित्यकार का पन्ना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है अखबारों में। लेकिन साहित्यकार को पत्रकार की आवश्यकता हर कदम पर है, क्योंकि वो जो है, नमस्ते प्रमोद जी, क्योंकि साहित्यकार को अपनी खबर छपवानी है, अपनी पुस्तक की समीक्षा छपवानी है, अपना गोष्ठियां छपवानी है जो छोटी मोटी होती हैं। भाई 5 लोगों की गोष्ठी को अखबार में क्या स्थान मिलना चाहिए? मेरे विचार से नहीं, क्योंकि अखबार हजारों लोगों तक जाता है। हजारों लोगों तक जाने वाले अखबार में 5 साहित्यकार अगर गोष्ठी करते हैं तो मुझे लगता है कि ये सूचना नहीं जानी चाहिए, क्योंकि 5 लोग बैठ करके चर्चा बहुत सारे लोग करते हैं गोष्ठियों में, आपस में बैठ करके। घर में चाय पे चर्चा हो जाती है, कॉफी पे चर्चा हो जाती है। 5 लोग आए, किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा ही होती थी। चौपाल, मुझे याद है गांव में चौपाल पे चर्चा होती थी। गांव के बाहर की जो दुकान होती थी जिसपे चाय बिकती थी, सब लोग वहां जमा हो जाते थे, पूरे देश की राजनीति पर चर्चा होती थी। क्या अखबारों में जगह इसको मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए। हमको इस बात को समझना होगा। तो मैं साहित्यकार बंधु जो हमारे हैं, मैं उनसे आदर के साथ प्रणाम करता हूं, और प्रणाम करने के साथ साथ मैं ये बात कह रहा हूं कि थोड़ा सा बदलाव ले आइए, और मैं आपके हर कदम के साथ हूं। थोड़ा सा बदलाव लाइए। ये जो गुटबाजी है इसको बंद कर दीजिए। साहित्यकार मतलब साहित्यकार, गुटबाजी पत्रकारों में भी बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त पत्रकारों में गुटबाजी है। पत्रकारों के कई सारे संगठन है, सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, सब एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन जहां पत्रकार की बात आती है वो पत्रकार ही होता है। इसी तरीके से साहित्यकारों को मुझे लगता है कि एकजुट होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। पूरे देश के साहित्यकार को एक मंच पर आना चाहिए, चाहे छोटा साहित्यकार हो चाहे बड़ा साहित्यकार हो। जो इन्होंने एक बात कही कि युवाओं का शोषण बहुत होता है, बिल्कुल होता है। साहित्यकार, देखिए क्या है कि साहित्यकार बन करके आप अपनी रोजी रोटी नहीं चला सकते हैं, रोजी रोटी को नहीं चला सकते। जैसे जो पत्रकार है वो अपनी रोजी रोटी इसी बहाने चला रहा है, पत्रकारिता के जरिए, बट साहित्यकार नहीं चला रहा। साहित्यकार वो लोग हैं जो कहीं किसी दूसरी विधा में नौकरी कर रहे हैं, किसी दूसरी विधा से उनका जीवन यापन हो रहा है, और चूंकि उनके अंदर एक जिज्ञासा है लिखने पढ़ने की, वो साहित्यकार हैं। या फिर वो साहित्यकार हैं जो हिंदी के प्रोफेसर्स हैं, यूनिवर्सिटीज में हैं, डिग्री कॉलेजेस में हैं, वो लोग हैं। क्यों? क्योंकि पत्रकार, देखिए इस वजह से अगर कोई युवा साहित्यकार है वो ये सोचे कि हमारा जीवन यापन साहित्य से हो पाएगा, तो ये तो संभव नहीं है। पत्रकार तो नौकरी करता है किसी संस्थान में, पत्रकार कोई मतलब सेवा भाव से या निस्वार्थ भाव से कहीं कोई काम नहीं कर रहा है, उसकी रोजी रोटी इसी से चल रही है, वो एक श्रमिक है। लेकिन साहित्यकार उससे अलग है। साहित्यकार, कोई भी साहित्यकार, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े साहित्यकार हो गए, जैसे जो उपन्यास लिखा करते थे, वेद प्रकाश शर्मा, गुलशन नंदा, ये लोग थे जो उनका प्रोफेशन था यही पुस्तकें लिखना। आज की तारीख में अमीश का भी प्रोफेशन यही है, पुस्तकें लिखना। और कई ऐसे पुस्तक लेखक हैं जो पुस्तक ही लिखते हैं, वो तो ठीक है, उस मुकाम तक आप भी पहुंच जाइए तो आप इसको रोजी रोटी का अपने हिस्सा बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसके जरिए, साहित्य के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण कर लेंगे, तो ये बहुत ही मुश्किल काम है। ये मुझे लगता है कि पूरी तरह से ये गलत बात है, ये कभी संभव हो ही नहीं सकता। अब जहां तक बात है
प्रमोद जी ने लिखा है कि वर्तमान जमाना मीडिया का है, पत्रकारों का है, इसलिए उनका दायित्व बढ़ा है। बहुत सही बात लिखी प्रमोद जी ने। जिम्मेदारी पत्रकारों की बढ़ी है, लेकिन पत्रकार अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। प्रमोद जी, पत्रकार अब सरकार का पिछलग्गू हो गया है, व्यवस्था का पिछलग्गू हो गया है। हमको इससे समाज का भला नहीं होने वाला है। समाज का भला तब होगा जब पत्रकार सही बात, समाज की सही तस्वीर सामने रखेगा। लेकिन पत्रकार समाज की सही तस्वीर सामने नहीं रख रहा है, जिसके लिए उसकी आलोचना होती है। अक्सर कहा जाता है मीडिया बिक गया है। कांग्रेस कहती है मीडिया बिक गया, भाजपा भी कहती है मीडिया बिक गया है, और पार्टियां भी कहती मीडिया बिक गया है। तो अगर सब लोग कह रहे हैं मीडिया बिक गया है, तो कुछ तो बात होगी ही होगी। हमको पत्रकार, अगर ये साहित्यकार भी इसमें पत्रकारों के साथ आ जाएं, तो हो सकता है इसमें कोई परिवर्तन आए। लेकिन क्योंकि साहित्यकार और पत्रकारों के बीच एक बड़ी सी खाई बन गई है, एक दूरी बन गई है। साहित्यकार पत्रकार को केवल अपनी खबर छपवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पत्रकार भी सोचते हैं अरे छोड़ो, इनको क्या लेना देना है, कभी छाप दिया कभी नहीं छापा। एक जो समवेत आवाज थी आजादी के बहुत सालों बाद, आजादी से पहले और आजादी के बाद बहुत सालों तक रही, वो जो समवेत आवाज है, जो एक सुर से दोनों एक साथ आवाज उठाते थे किसी मुद्दे पर, वह बात आज की तारीख में नहीं है। यह हम सब के लिए चिंता की बात है, और हमारे प्रकाशन समूहों के लिए भी चिंता की बात है। हमारे जो प्रकाशन समूह हैं, अगर अच्छी पुस्तकें छपेंगी तो पुस्तकें ज्यादा बिकेंगी। जितनी ज्यादा पुस्तकें बिकेंगी, एक बड़ा बिजनेस तैयार होगा। हर चीज में पैसे खर्च होते हैं। तो यह प्रकाशन का जो वो है, एक तो पहली बात तो ये है कि ये व्यवसाय तो है ही है, एक पैशन भी है। तो पैशन और व्यवसाय को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए, तभी कोई व्यवस्था चल सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी पुस्तकें लेखकों को लिखनी चाहिए, साहित्यकारों को लिखनी चाहिए। साहित्यकार को जन सुलभ, जन सुलभ मतलब हर व्यक्ति को समझ में आने वाली बात लिखनी चाहिए, हर व्यक्ति के समझने वाली विषय पर चर्चा करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर ऐसा किया जाएगा तो हमारा जो पत्रकार है, हमारा जो साहित्यकार बंधु है, वह समाज का एक बड़ा सम्मान का पात्र बनेगा। और गुटबाजी जो हो रही है, गुटबाजी साहित्यकारों के बीच, वो थोड़ा सा बंद होनी चाहिए। फिर एक सवाल आ गया मोहसिन जी का कि आपको ऐसा नहीं लगता कि अलग से साहित्यिक पत्रकारिता का नया डेवलपमेंट होना चाहिए? बिल्कुल लगता होना चाहिए। मैं इसी पर तो चर्चा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि साहित्यकार और पत्रकार अगर एक साथ आ जाएंगे तो बहुत समाज का भला होगा, देश का भला होगा, हमारी 130 करोड़ लोगों का भला होगा। बहुत अच्छी बात है। राकेश शंकर जी भारती जी लिख रहे हैं कि मैं इसी दिशा में एक किताब लिख रहा हूँ। मुझे इंतजार रहेगा राकेश जी आपकी पुस्तक का, आएगी तो जरूर मैं खरीदूंगा इसे और पढ़ूंगा। तो मेरा कहना यह है कि आज चूंकि मैं पत्रकार हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, किसी का फेवर नहीं ले रहा हूं। मैं साहित्यकार और पत्रकारों को एक मंच पर लाने की बात कर रहा हूं। इससे उन दोनों का भी भला है, पत्रकारों का भी भला है और सभी का भला है। इस पर हमको एक बार विचार करना चाहिए। आज की चर्चा को अब अंतिम पड़ाव की तरफ चल रही है। मुझे लगता है कि करीब 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होगा चर्चा करते हुए। हाँ, 1 घंटे हो गए। तो आज की चर्चा को हम कुछ चंद बातें कह करके जो है हम विराम देंगे कि
एक बार फिर मेरा अनुरोध है कि पत्रकार और साहित्यकार एक मंच पर आए, एक साथ खड़े हों, जिससे उनका तो भला होगा ही, उन दोनों का भला तो होगा ही होगा, हमारे समाज का भी एक बड़ा हिस्सा जो है, जो इससे वंचित रह जा रहा है, उसका भी भला होगा। बहुत सारे अधिकारी हैं, वो कविता लिखते हैं। मैं आपको छोटी सी घटना बताऊं। एक हमारे मित्र थे, जब मैं रिपोर्टिंग करता था तो हमारे एक मित्र थे, एक पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी थे, डीजी रैंक के। उन्होंने एक दिन मुझे, मेरे ऑफिस के बगल में ही उनका ऑफिस था, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि देवकी जी क्या कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो अभी ऑफिस है, हमारी 11 बजे मीटिंग होती थी, मैं 11 बजे मीटिंग में जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि मीटिंग खत्म हो जाए तो हमारे साथ एक चाय पीजिएगा। हमने कहा बिल्कुल। वो बहुत अच्छा लिखते थे, कविता लिखते थे। अब देखिए कि कविता लिखने वालों की कितनी बड़ी समस्या है। मैं 2 मिनट में उस पर भी चर्चा करूंगा आपको। मैं पढ़ रहा था तो मैं मीटिंग खत्म हो गई, मैं मीटिंग खत्म होने के बाद उनके पास गया, बहुत बड़े अधिकारी थे। तो उन्होंने तुरंत घंटी बजाई, बोला देवकी नंदन जी आए हैं, चाय और बिस्किट भी लाना। तो मैंने कहा भाई बड़ा ख्याल है। बोले नहीं ऐसे बुलाया आपको, एक विषय पर चर्चा करनी है आपसे। तो मैंने कहा जी बताएं। तो उन्होंने करीब 5 मिनट हम लोग विषय पर चर्चा करते रहे, डिपार्टमेंट को लेकर के। पुलिस के चूंकि बहुत बड़े अधिकारी थे और कई चीज़ों पर चर्चा की। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी एक कविता जो है डायरी निकाली और उन्होंने कहा कि आज ही मैं ये कविता अभी सुबह कंप्लीट किया हूं, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आपको सुनाऊंगा। मैंने सुना, मुझे कविता अच्छी लगी। मैंने कहा इस पर एक पाठ भी होना चाहिए कहीं। तो बहुत सारे जो हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग हैं, वो उनके भीतर जो है एक साहित्यकार बसता है, एक कविकार बसता है, एक पत्रकार बसता है, लेकिन वो कई बार चाह करके भी उन्हें वो मंच उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसकी भी एक कमी है। मुझे लगता है कि प्रकाशन समूहों को इस बारे में भी ध्यान देना चाहिए। उनकी कई किताबें छपी थी, कविता को लेकर, कविता संग्रह कई छपे थे। तो ये जो पाठक का जो टोटा है, जिसे कहा जाता, कभी कहा जाता पाठक का टोटा है। पाठक का टोटा मेरे विचार से नहीं है। बस केवल टोटा हमारे भीतर है, हम लेखकों के भीतर है। हम जो कवि हैं, जो हमारे साहित्यकार बंधु हैं, और जो पत्रकार भी साहित्यकार बन रहे हैं। पत्रकारों के बीच इधर एक नई कला आई। कुछ लोग अपनी जो खबर लिखते हैं बाइलाइन, उसको छपवा देते हैं। जो खबरें छपती हैं उसको भी एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर देते हैं। अच्छी बात है। और लेकिन इन सब के बाद भी हमको सबसे पहले अच्छा कंटेंट हमको देना पड़ेगा। जब हम अच्छा कंटेंट देंगे तो हमारे जो पाठक, हमारा जो पाठक है, उनकी संख्या बढ़ेगी। और मैं टेलीविजन पर भी मैं चाहूंगा कि साहित्य पर इसकी चर्चा हो, साहित्यकारों को बुलाया जाए। लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई सफलता मिल पाएगी, क्योंकि टेलीविजन इंस्टेंट चलता है, वो साहित्य पर चर्चा नहीं करेगा। एक बार किसी चैनल पर होती है साहित्य, हाँ आज तक होती है, साहित्य आज तक के कार्यक्रम आता है, जिसमें कुछ साहित्यकारों को गिने चुने जो बहुत चोटी के जो चर्चित लोग हैं, जिनकी किताबें आज की तारीख में बिकती हैं, जो लिखते हैं, वो उनको बुलाया जाता है। बट जो हमारे ग्रेड 2 के साहित्यकार हैं, ग्रेड 3 के, ग्रेड 4 के, उनको कोई पूछता नहीं है। हालांकि ये सारी गुटबाजी उनके भीतर ही है। मेरे साहित्यकार बंधु इस बात को मान रहे हैं जो लाइव हैं कि उनके अंदर गुटबाजी है। मेरा मत है, मैं आपसे एक बार फिर विनती करता हूं कि साहित्यकार
पाठकों की रुचि के मुताबिक पुस्तकें लिखें, लेख लिखें, तभी कुछ हो पाएगा और इस पर हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देने को सोच रहा हूं और बहुत हमारे जो अमन प्रकाशन समूह है इसने इस चर्चा का आयोजन किया। ऋषभ वाजपेयी जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे साथी, जो साहित्यकार और पत्रकार साथी इस चर्चा में जुड़े, मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और इस तरह की चर्चा होती रहे ताकि हम सभी को एक दिशा मिल सके। मैं कोई मतलब ज्ञान नहीं बांट रहा हूं, मुझे जो समझ में आया वह मैंने आपके सामने रखा। बाकी तो आपकी जो समझ में आया वो रखिए, हम आपका स्वागत करेंगे। अगर मेरी बात गलत हो, मैंने जो बात कही है, तो उस पर भी आप प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र हैं। बिल्कुल आपको कहना चाहिए कि नहीं, आप गलत बात कह रहे हैं, मैं उसका स्वागत करूंगा। राकेश शंकर भारती जी अभी लिख रहे हैं कि मैं रुचि के मुताबिक किताब लिख रहा हूँ। राकेश जी, रुचि के मुताबिक ही किताब लिखना है, लेकिन जनता की रुचि के मुताबिक किताब होनी चाहिए। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हम लोग अपनी रुचि के मुताबिक तो लिख देते हैं, लेकिन जनता को कितना रुचिकर लगा ये विषय, ये मुझे लगता है कि इस पर हम लोगों का ध्यान होना चाहिए। हमसे अमन प्रकाशन के लोगों ने कहा था या किसी ने मुझसे कहा था कि भाई आप भी कहानी लिखिए। तो मैंने कहा भाई कहानी तो मैं कोई रियल स्टोरी पे कहानी लिख सकता हूँ, कल्पना में कोई चीज मुझे लगता नहीं कि हम लिख पाएंगे। उनका रियल भी लिखिए और अच्छा लिखिएगा, अच्छा उसका कहानी संग्रह प्रकाशित करिए। तो बहुत अच्छी बात, जनता के रुचि के विषय पर किताब लिख रहे हैं, आपका स्वागत है। और अमन प्रकाशन से पुस्तक को छपवाइए, निश्चित तौर पर बिकेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। कल अमन प्रकाशन की 1 बजे फिर चर्चा होगी। अच्छा, 2 पुस्तकें आई हैं राकेश जी की, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा ओ बहुत अच्छा। तो हम लोग कल एक बार फिर जो है किसी नए लेखक, मतलब जो हमारे अमन प्रकाशन ने जिसका वो लिया होगा, कल किसका है ऋषभ जी, अगर बताने का कष्ट करें मैसेज में। कल 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 1 बजे किस पर चर्चा है, किसका है, क्या सब्जेक्ट है, मैं बोल दूं। बहुत अच्छा विषय राकेश जी ने चुना है, समाज के हाशिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाशिए से एकदम अलग। ऋषभ जी, कल किस पर, कल को जो आपकी चर्चा है 1 बजे, वो किसका है? ओहो, कल मोहसिन जी का, बहुत सुंदर। मोहसिन जी, कल डॉक्टर मोहसिन जी का है। मोहसिन जी ने कई सवाल आज पूछे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल मोहसिन जी की चर्चा, मोहसिन जी के साथ हम लोग चर्चा में शामिल होंगे। और मैं चाहूँगा कि मोहसिन जी अगर कोई बात इसमें से हमने कही है तो इस पर कल वो जरूर चर्चा करेंगे। कल 1 बजे अमन प्रकाशन समूह के इस फेसबुक पेज पर डॉक्टर मोहसिन जी, जो बड़े लेखक हैं, वो हम लोगों के बीच उपस्थित होंगे और चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस फेसबुक चर्चा से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।